भाइयों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर जब लेखपाल के पास जाते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है, बैंक में कभी लोन लेते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, बैंक वाले कहते हैं कि नकल ले आओ या इंतखाब ले आओ या खतौनी ले आओ। तो हमारे किसान भाई लोग जो नहीं जानते हैं वो बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि नकल, खतौनी, इंतखाब के अलग अलग होते हैं और लेखपाल के पास जाते हैं कि साहब हमें इंतखाब दे दो, और जब वो लेखपाल नकल दे देता है तो कहते हैं कि नकल नहीं मंगाई थी साहब, इंतखाब मंगाया था। तो बड़े भ्रमित होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, नकल, खतौनी और इंतखाब एक ही चीज़ होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। 60 बार से खतौनी होती है जो 6 साल में तैयार की जाती है, जो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। और भाइयों, दोनों ही प्रतियां मूल हुआ करती हैं। एक लेखपाल के पास रहती है और एक तहसील में रहती है। भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 6 वर्ष में तैयार की जाती है और जो खतौनी तैयार की जाती है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियम 31, भू राजस्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत ये तैयार की जाती है, जो पाका 11 के फॉर्म पर तैयार की जाती है। अब उसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है जो हिस्से का आता है RC 7। तो जो खतौनी होती है उसमें केवल 13 कॉलम होते हैं, जो RC 7 होता है उसमें अब 14 कॉलम हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो प्रपत्र 11 में बनाई जाती है वो अधिकार अभिलेख होता है, उसे खतौनी कहते हैं, नकल कहते हैं, इंतखाब कहते हैं। 6 वर्ष बाद तैयार की जाती है। खसरा, खतौनी जो होता है वो नक्शा होता है, खसरा जो नक्शा होता है उसे खसरा कहते हैं, वो अलग चीज़ है और खतौनी अलग चीज़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 मई 2016 से सरकार ने ये कर दिया है कि हर तहसील में अब कंप्यूटराइज नेट पर ये डाल दिया गया है। खसरा, खतौनी और नक्शा जो है आप कहीं भी किसी भी सेवा केंद्र से या अपने मोबाइल से निकाल सकते हो, उसको देख सकते हो। हर एक तहसील में लागू हो गया है। गांव का नक्शा, सजरा जिसे कहते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो, अपने खेत का नक्शा निकाल सकते हो। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं खास तौर से नकल या खतौनी के बारे में ही बताना चाहता हूँ, जिसमें लोग बड़े भ्रमित रहते हैं कि नकल और खतौनी क्या होती है। जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि नकल, खतौनी एक ही चीज होती है। सजरा जो होता है वो अलग होता है, वो चौहद्दी होती है हमारे पूरे गांव की, उसी में गांठें होती हैं अलग अलग, उन सबको जोड़ करके एक सजरा तैयार होता है। और उनका जो लेखा जोखा होता है उसी को खसरा कहते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नक्शा या जो खतौनी तैयार की जाती है वो जब चकबंदी गाँव में समाप्त हो जाती है तो चकबंदी से अंतिम जो अभिलेख बोले जाते हैं, जो चकबंदी आकार पत्र 45, जो चकबंदी आकार पत्र 41, वो 2 प्रतियां और 3 प्रतियों में नक्शा तैयार करके एक राजस्व अभिलेखागार में जमा कर दिया जाती है। कॉपी 41, 45 और एक नक्शा, और 2 कॉपियां नक्शे की लेकर के, एक जिल्द की लेकर के 41, 45 और 2 प्रतियों में नक्शा लेकर के तहसील में जमा किया जाता है। जो 41 होता है वही खसरा होता है और जो 45 होता है उसी की आके खतौनी बनती है। वो चकबंदी खसरा 41, चकबंदी खतौनी 45 कहते हैं। भाइयों, उसी के द्वारा फिर उसकी नकल की जाती है, वही खतौनी कहलाती है। अब खतौनी में होता क्या है, उसमें 13 कॉलम होते हैं। उन 13 कॉलमों में क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे बोर्ड पर मैंने ये लिख लिया है, ये पूरी खतौनी का ही प्रोफार्मा है। इस पे लिखा है खतौनी, इंतखाब और नकल। ये तीनों एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे जो लोग भ्रमित होते हैं उनमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि आपसे नकल कोई मंगाता है, इंतखाब मंगाता है, खतौनी मंगाता है, तो एक ही चीज है कि 60 बार से खतौनी जो 6 साल में तैयार की जाती है उसी को लाना है। और खतौनी जो 6 साल में तैयार होती है, 2 प्रतियों में तैयार होती है। 30 जून तक हमारी खतौनी तैयार कर ली जाती है, जो आप लोगों को मिलती है। फसली वर्ष उसमें भरा होता है
जिसमें हमारा ये है सन फसली इतने से लेके इतने तक, ये क्या होता है ये भी बताएंगे। तो मैं चलिए खतौनी के बारे में ही आपको ये समझा दे रहा हूं। आज मेरा पहला ये पॉइंट है, खतौनी क्या है, क्या होता है इसमें, मैं आपको बहुत बारीकी से समझाना चाहता हूं। लोग जिसमें भ्रमित रहते हैं, ये लिखा है खतौनी षट वार्षिक। षट वार्षिक का मतलब है 6 वर्ष, षट माने 6, वार्षिक माने वर्ष, यानी ये 6 वर्ष बाद तैयार की जाती है, उसे षट वार्षिक कहते हैं। ये हमारा भौमिक अधिकार का अभिलेख होता है, अधिकार अभिलेख भी इसको कहते हैं। हमारे पूरे गांव का जो लेखा जोखा किसानों का होता है वो इसी खतौनी में दर्ज होता है। इसी के आधार पर हमारा सारा क्रियाकलाप चलता है। तो आइए मैं इसको बारी बारी से समझाता हूं। खतौनी के सबसे पहले ऊपर लिखा होता है खतौनी षट वार्षिक, उसमें सबसे पहला होता है ग्राम। आप जिस गांव में रहते हैं एक मौजा होता है राजस्व ग्राम जिसको कहते हैं, उस राजस्व ग्राम की खतौनी होती है। उसमें कई मजरे हो सकते हैं, तो आप जिस गांव में रहते हैं वो किस राजस्व ग्राम का मंजरा है, उसी राजस्व ग्राम के नाम से आपकी खतौनी होगी। वो गांव यहाँ भरा होगा, परगना यहाँ भरा होगा, परगना और तहसील अलग एक ही है तो यहाँ भरा होगा। और फिर अगला कॉलम होता है इसका जिला, यहाँ भरा होगा। जिले के बाद आती है सन फसली। अब सन फसली लोग नहीं निकालना जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सन फसली निकालना बहुत आसान है। सन फसली जो लोग जो नहीं जानते हैं तो उन्हें समझाना चाहता हूं कि जिस वर्ष में आप चल रहे हो, जैसे अभी चल रहा है, आज दिन है 7 अक्टूबर, 7 नवंबर है आज, 7 नवंबर 2020। आज 7 नवंबर 2020 है। आज दो बार गणित करना पड़ता है। 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से जून तक, जून अंत तक, 1 जनवरी से जून अंत तक अगर आप सन में जो सन चल रही है, जैसे अभी 2020 चल रही है, तो उसमें 593 घटा दीजिए, 593, तो आपकी सन फसली निकल आएगी। और 1 जुलाई से दिसंबर तक, 1 जुलाई से दिसंबर अंत तक 592 घटा दीजिए तो आपकी सन फसली निकल आएगी। ये सन फसली निकालने का तरीका है, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो भी सीख लें। मैं मौखिक तरीके से बता दे रहा हूं। इस पर भी एक वीडियो में अलग से बना के आप लोगों को डालूंगा, जिससे आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। खास तौर से ये मैंने इसलिए बता दिया बारी बारी, छोटा छोटा, कि आप लोग समझ लें। तो ये सन फसली जो होती है, मान लीजिए वो सन फसली हम भर देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ लिखी होती है 1422 लगाए 1427, ये होती है सन फसली। सन फसली के बाद आता है भूमि की श्रेणी। अब जो भूमि की श्रेणी होती है, वो भूमि की श्रेणी 1 का, 1 खा, इस तरह से सारी श्रेणियां बटी हुई हैं। ऊसर बंजर किस में आता है, ये श्रेणियों के बारे में भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि श्रेणियां किस में आती हैं और कौन सी जमीन किस श्रेणी में आती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। खास तौर से यहाँ पर 2 श्रेणियों की मैं बात किए दे रहा हूं। जो एक श्रेणी होती है वो होती है संक्रमणी भूमिधर, और जो 2 श्रेणी होती है वो होती है असंक्रमणीय भूमिधर। जो 1 होते हैं वो संक्रमणीय भूमिधर होते हैं, जो 2 होते हैं वो असंक्रमणीय भूमिधर होते हैं। असंक्रमणीय भूमिधर क्या है, तो वो पट्टे वाली जमीन होती है। जब इसको 10 वर्ष गुजर जाता है तो इसे भी श्रेणी 1 में कर लिया जाता है, आदेश करा करके अधिकारियों से, और वो श्रेणी 1 में हो जाती है। ये होती है भूमि की श्रेणी। अब ये खतौनी का पूरा प्रोफार्मा है। इसमें
13 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला कॉलम जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है खाता संख्या। खाता संख्या और गाटा संख्या दो चीजें हैं। खाता संख्या, एक खाता संख्या में कई गाटे संख्या हो सकते हैं, कई खातेदारों के नाम हो सकते हैं, और कई गाटे मिलाकर के गाटा भी हो सकता, एक खाता भी बन जाता है, और कई एक गाटे से भी एक खाता बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये खाता संख्या है। मान लो हमने यहां पर लिख दिया 411, ये 411 खाता संख्या हो गया। और 411 खाता संख्या में मान लीजिए नाम लिखा हुआ है सिपाही राम, सिपाही राम पुत्र कालीचरण चरण निवासी ग्राम, ये लिखा हुआ है। खातेदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान। इस पर ये जो खातेदार है उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, उसके पति का नाम होगा, उसका निवास स्थान होगा। मैंने यहाँ लिखा सिपाही राम पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम। यहाँ पर अन्य भी 1 2 3 4 5 10 15 50 खातेदारों के नाम हो सकते हैं। इसमें तना भी हो सकता है, एक का भी नाम हो सकता है, अन्य कई लोग हो सकते हैं। अब ये दूसरे कॉलम में जब नाम के बाद तीसरा कॉलम आता है तो यहाँ होता है भौमिक अधिकार का प्राप्त करने का होने का वर्ष, यानी भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष। ये क्या है? जैसे आपके बाबा के नाम, पुरानी जमीन चली आ रही है पुरानी चकबंदी से, तो 1300 के जो फसली आती थी 1360 वही बदलती चली आती है। आपके नाम आने के बाद भी जो पुरानी खतौनी की सन फसली लिखी होती है, अगर पैतृकता से आती है तो वही सन फसली रखी जाती है। यदि आपने बैनामा ले लिया है, जमीन का सिस्टम बदल गया है, एक परिवार से दूसरे परिवार में चली गई है बैनामा से जमीन, तो निश्चित उसका वर्ष बदल जाएगा। जैसे इसमें लिखा होता है 1360 1427, आपने बैनामा से लिए, मान ले 1422 लिखा है, आपने 1422 में बैनामा लिया था, आपके नाम में जमीन ट्रांसफर हो गई तो 1422 फसली हो गया। ये फसली, ये आपके नाम हो गया। अब अगले में है गाटा खसरा नंबर। खसरा नंबर या गाटा नंबर एक ही चीज है। इसमें गाटा कई हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए गाटा लिखा है 15 50 80 105, ये 4 गाटे हैं इसमें। मान लो एक भी हो सकता था तना, 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं, 50 100 भी हो सकते हैं, आगे और भी हो सकते हैं नीचे तक। ये गाटा और खसरा एक खाते में, मैंने बताया कई गाटे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस खसरा नंबर के बाद अगला कॉलम 5 जो आता है उसमें होता है रकबा। मान लीजिए 15 कॉलम का रकबा हमारा 3 बीघा है, तो 1 बीघा में 81 और होते हैं, 8 या 24, 243 हो गया, 243। ये 2 तरीके से लिखा होता है। एक तो 3 कॉलम भी लिखा होता है किसी किसी खतौनी में, और किसी किसी में 4 अंकों में भी लिखा होता है। किसी में 243 लिखा हो सकता है, किसी में 2430 हो सकता है, तो इसमें भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों के आगे हेक्टेयर ही रहता है, अलग अलग कुछ भी अंतर नहीं होता है। जो 2430 लिखा है ये वर्ग मीटर लिखा है, किसी भी हेक्टेयर में ही लिखेंगे, और 243 लिखा होता तो वो भी हेक्टेयर ही होता। अब इसका रकबा मान लो 50 ये है, 50 वर्ग मीटर। इसका 200 है तो 200 वर्ग मीटर। इसका मान लीजिए 5 बीघा है, 1 एकड़ है, तो 405 इस तरह से लिखा होगा। ये रकबे लिखे होते हैं और इनके बाद सारे रकबों का योग होता है। ये 4 गाटे हो गए आपके, इन सब का जोड़ होता है नीचे, तो 0 0 0 हो गया। ये 3 5 8
5 13 हो गया, और 5 2 7, 7 का 7 हो गया, और 2 और 4 6 हो गया। ये इस तरह से रकबा लिखा होगा आपका। ये रकबे का योग हो गया, और इस पूरे रकबे के योग पर अगला कॉलम जो होता है मालगुजारी या लगान। इस पूरे रकबे के आधार पर ही यहाँ पर लगान चढ़ा होगा। लगान मान लीजिए है 70 रुपए, ये आपका लगान है। इन सारे खातेदारों के ये घाटे हैं, ये रकबा है, ये लगान है। यही सबसे मेन चीज होती है खतौनी में। और आपको बताऊं, इसके बाद फिर 7 8 9 10 11 और 12, ये जो 6 कॉलम होते हैं, इन 6 कॉलमों में आदेश का हवाला दिया जाता है। जो 6 वर्ष खतौनी हमारी चलेगी, 6 वर्ष में राजस्व निरीक्षक के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्डर होंगे उस सारे के सारे यहां से लेके यहां तक बारी बारी से चढ़ते चले जाएंगे। 6 वर्ष के बाद जब खतौनी बदली जाती है तो इन सारे आर्डरों का निफाज लेकर के, इनका निफाज लेकर के यहां शुद्ध कर दिया जाता है। अगली खतौनी बनने में इसको शुद्ध कर दिया जाता है। अब ये मेरा 13 कॉलम है, वो विवरण का, विशेष विवरण का कॉलम होता है। अब जो मैं RC7 की बात कर रहा था आपसे, RC7, उसमें क्या है, उसमें 13 की जगह 14 कॉलम हो जाते हैं। उसमें एक कॉलम बढ़ जाता है, जो ये हमारा 6 कॉलम है। 6 के बाद जो 7वां कॉलम है, यहां होगा हमारा हिस्सा। हिस्सा यानी प्रत्येक किसान का हिस्सा कितना है इसमें। और जो फिर ये कॉलम है, ये कॉलम हमारे आगे बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 8वां, ये इसको ये हो जाएगा 7वां, और 7वां की जगह ये हो जाएगा हमारा 7वां की जगह ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, और एक कॉलम बढ़ जाएगा 14 हो जाएगा। ये RC7 होता है। भाइयों बहनों, मैं इसलिए आपको आज ये छोटा सा एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ लें कि नकल खतौनी इंतखाब आखिर क्या होता है। मैंने इसलिए बताया कि ये सारी की सारी एक ही चीज होती है, कोई अंतर नहीं होता है। एक ही, तीनों चीजें एक ही नाम है। और पूरी खतौनी का विवरण मैंने इसलिए समझा दिया कि आपके जहन में आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए कि खतौनी क्या होती है, आपकी समझ में आ जाए कि खतौनी किसे कहते हैं। भाइयों, हमारा YouTube चैनल आपको अगर पसंद आता है, हमारा वीडियो अगर पसंद आता है, तो हमारा SK शिरोमणि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन भी दबाना, जिससे मैं अगली वीडियो बनाना चाहता हूं कि आप जो छोटे छोटे खेतों को नाप नहीं पाते हैं, मैं गारंटी करता हूं कि मेरा अगली वीडियो सुनने के बाद आप अपने खेत पर जाकर के अपने मीटर से, अपनी लकड़ी का एक गट्ठा बना के, या अपनी जरीब से, या अपनी डगों से नाप करके रकबा निकाल लेंगे। मैं खेत को नापना इतना आसान तरीके से बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। निश्चित तरीके से मेरा वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो मैं आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना